हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। और यहाँ जो है कि 7 फेस में जो टीचर की वैकेंसी आई है उसका ये प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। दोस्तों इसमें हम लोग जो सामाजिक अध्ययन का सेक्शन है उसमें 80 प्रश्न जो आते हैं सामाजिक अध्ययन से उसको देखेंगे। और इसमें दोस्तों मेन जो प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को देखते जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 80 प्रश्न को सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओनली फैक्ट देखते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आप जो है कि इस पर टाइम दे दीजिए और जो है कि 80 प्रश्न जो है कि आपके कहीं ना कहीं ज़रूर उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। तांबा कब जो है कि उपयोग किया गया था दोस्तों, तो ये ताम्र पाषाण युग में सर्वप्रथम तांबा युग उपयोग किया गया था। और मध्य पाषाण काल में दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और वो कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ से मिलते हैं। आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ से दोस्तों ये साक्ष्य मिलते हैं किसके, पशुपालन के। और पूरा पाषाण काल में दोस्तों आग की खोज हुई थी, याद रखेंगे। और नव पाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ था। तो पहिए का अगर आविष्कार पूछे तो नव पाषाण, और आग का पूछे तो पूरा पाषाण, और अगर पशुपालन का साक्ष्य पूछे तो मध्य पाषाण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तांबे का उपयोग ताम्र पाषाण युग में हुआ था। तो ये जो है कि इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला चलते हैं, दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो शासनकाल याद करने का ट्रिक है अका अक, याद करेंगे अका अक, ठीक है। और किसके कहाँ पे हुआ था तो उसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों रा व पा कु, याद रखेंगे। देखिए याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, अ से हो जाएगा दोस्तों अजात शत्रु, और आर से हो जाएगा यानी रा से हो जाएगा राजगीर या राजगिरी, ठीक है। और का से हो जाएगा दोस्तों कालाशोक, यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और दूसरी बौद्ध संगीति पूछा जाए दोस्तों तो कालाशोक, और ये वै का हो जाएगा कहाँ, वैशाली। और अ से हो जाएगा दोस्तों अशोक, अब पा से हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र, यानी अशोक के समय कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। क से हो जाएगा दोस्तों कनिष्क, कु से हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। तो याद रखेंगे, सबसे पहले देखें अजात शत्रु के समय हुआ था राज से राजगृह में, यानी प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों राजगीर में हुआ था, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे, और तीसरा नंबर के प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम देव नाम पियदस्सी भी था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का जो शासनकाल था दोस्तों, वो शासनकाल था इनका 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। इनका अशोक का शासनकाल अगर बात किया जाए तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। और ये अशोक को देव नाम पियदस्सी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है देवों में प्रिय, ठीक है। देवों में प्रिय के नाम से भी इनको जाना जाता है, उसी का अर्थ होता है देवों में प्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। अब चलते हैं आगे। ज़्यादा दोस्तों नहीं हम लोग देखेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी नहीं है। चलिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में निम्नलिखित में से किसका शासनकाल था। देखिए दोस्तों, जो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस समय लगभग 1600 ईस्वी था। कितना था, 1600 ईस्वी। और उसी के समय जो है कि एक कोई सम्राट हुआ करते थे, और वो कौन सम्राट थे और किनके काल में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो अगर बात करें दोस्तों तो अकबर के समय, किसके समय में, अकबर के समय। और अकबर का कार्यकाल अगर बात की जाए तो 1556 ईस्वी से दोस्तों 1605 माना जाता है। और 1600 ईस्वी में ही जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो उस समय दोस्तों मुगल सम्राट का राज्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुगल सम्राट। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भूदान फिर ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विनोबा भावे। और विनोबा भावे जो है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया। और ये दोस्तों भूमिहीन किसान, जैसे 1951 के समय 1951 का समय था, उस समय जो गरीब किसान से जिनके पास भूमि नहीं थी, क्या थी, भूमि नहीं थी, तो वो लोग जिनके पास ज़्यादा भूमि थी उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप लोग क्या करिए, कुछ भूमि गरीबों को क्या करिए, दान करिए जिनके पास भूमि नहीं है। तो वो 1951 का समय था, और उस समय वो ये कार्य करने वाले थे विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका ए। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए दांडी मार्च दोस्तों, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। देखिए एक महिला कार्यकर्ता थी, उन्होंने यह बताया गांधी जी को जो दांडी यात्रा हो रहा है, चाहे जो सत्याग्रह आप करते हैं, उसमें महिलाओं तक से पुरुषों तक सीमित न रखें, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। तो देखिए ये जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च, ये दांडी मार्च शुरुआत कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और गांधी जी कहीं कहीं स्रोतों में 78 व्यक्ति देता है और कहीं कहीं 79 देता है। तो इनके जितने सारे अनुयायी थे उन सभी अनुयायियों को लेकर के, अगर 78 दिया है 79 दिया है तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अगर 78 दिया तो उसको सही मार देंगे, अगर 79 दिया है तो 79 को मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो कि कई कई किताबों में कन्फ्यूजन है। तो 79 अनुयायियों के साथ वो क्या किए, साबरमती आश्रम से निकले और दांडी के लिए इन्होंने क्या किया, एक मार्च निकाला जिसी को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। फिर वहां 5 अप्रैल तक पहुंच गए। 5 अप्रैल 1930 तक पहुंचकर गांधी जी 6 अप्रैल को ये जो है कि 1930 में ये नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। फिर वहीं से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहां से स्टार्ट करते हैं। तो उन्हीं के बीच में एक होती है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये होती हैं जिनका नाम होता है कमला देवी चट्टोपाध्याय, और वो कहती हैं कि ये जो आंदोलन है वो पुरुषों तक सीमित न रहे और महिलाओं को भी इसमें क्या कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। तो वो कौन औरत थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर का राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से स्टार्ट हुई? तो ये दोस्तों हुई फ्रांसीसी क्रांति से। और फ्रांसीसी क्रांति की बात किया जाए दोस्तों तो फ्रांसीसी क्रांति आपके 1789 में स्टार्ट हुई। कब? 1789 में फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई और यही जो है सबसे पहली अभिव्यक्ति और राष्ट्रवाद की पहली जो है कि क्रांति मानी जाती है, जिसको 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब 8 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ठीक है, तो ये देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सिंध प्रांत का, बम्बई से सिंध प्रांत का इसी समय निर्माण हुआ और इसी समय भारत से जो है कि वर्मा को अलग किया गया। भारत को वर्मा से अलग किया गया और ये जो डेट थी आपकी, सॉरी, ये जो ऑप्शन इसमें सही होगा ये होगा डी वाला, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये जो है कि वर्मा को इसी समय अलग किया गया और बम्बई से नए सिंध प्रांत को बनाया गया और इससे जो है कि एक कुछ बाहुल्य हिंदू क्षेत्र बनाया गया और मुस्लिम क्षेत्र भी इससे बनाया गया। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है 9 वाले प्रश्न को चलते हैं। 9 वाला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो देखिए दोस्तों एक जो है कि हमारे बहुत ही तगड़े नेता थे जो किसी से डरते नहीं थे। ठीक है, जो इनको करना था वो अपने भारत से रह करके भी मतलब विदेशों तक इनका जो है कि पकड़ बहुत अच्छा था। और ये व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस जो थे दोस्तों, ये क्या किए कि 5 जुलाई 1943 को, 5 जुलाई 1943, ठीक है, 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर के टाउन हॉल में, ठीक है, सिंगापुर के टाउन हॉल में अपने को सुप्रीम कमांडर घोषित कर दिया। अपने को सुप्रीम कमांडर, सेना का सुप्रीम कमांडर घोषित करके और यहीं से दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया। और इन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखेंगे आपका अब 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है कि लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ ना कुछ जो है कि आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों 80 प्रश्न में से तो कुछ ना कुछ प्रश्न आपको ज़रूर ही समझ में आएंगे और ये जो प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर ही फायदेमंद करेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम। क्योंकि एग्जाम दोस्तों बहुत ही करीब आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने सेट आपको मिलेंगे सब बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब चलते हैं 10 वाले को। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी? देखिए दोस्तों, जो बहादुर शाह द्वितीय थे 1857 के क्रांति के, ये दिल्ली के नेतृत्व करता थे, जहाँ के दिल्ली के। और देखो इनका दमन करना जो करता था जो हडसन, ठीक है,
हडसन इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया, रंगून के लिए इनको निर्वासित कर दिया। और रंगून में ही इन जो है कि बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में ही 1862 में क्या हो गई, मृत्यु होगी। अगर 1862 पूछा जाए कब मृत्यु हुई, 1862 में रंगून में बहादुर शाह द्वितीय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों नमक कर के विरुद्ध। यहीं से जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च स्टार्ट हुआ और जब दांडी मार्च खत्म हुआ तो वहीं से जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण के मूल पाठ है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, तो शतपथ जो ब्राह्मण है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण, इसको लिया गया था दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण को अगर बात किया जाए तो ये लिया गया था शुक्ल यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, और तैतरीय ब्राह्मण जो है, तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है, तैतरीय ब्राह्मण जो है दोस्तों, इसको लिया गया था कृष्ण यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। तो आपको पता चल गया होगा कि किसके भाग हैं, तो ये जो है कि यजुर्वेद के भाग हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला। इसको देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप याद कर लीजिए अक, ठीक है, अकायक याद कर लीजिए। अ से अजात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्ठ। तो आप देखिए दूसरे नंबर पे का लिखा है दोस्तों, यानी का हो जाएगा क्या, काला शोक। क्या हो जाएगा, काला शोक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, काला शोक। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर को देखिए। 14 नंबर कौन सा प्रश्न है। अकबर के इबादत खाना का निर्माण करवाया था। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था। तो अकबर ने जो इबादत खाना है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बनाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों, अकबर ने। इसका आंसर सही हो जाएगा ये। अब देखिए 15 आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आर्य समाज की अगर बात किया जाए तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे, वो स्थापना आपके दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। और ये कब किए थे। ठीक है, तो जो आर्य समाज था दोस्तों, ये हिंदुओं के समाज से संबंधित था और इसमें जो कि दयानंद सरस्वती ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से इन्होंने किया। और ये जो है कि 1875 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई और दयानंद सरस्वती ने इसका क्या किया, सरस्वती दयानंद ने इनका स्थापना किया 1875 में। अब चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। अब 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की। देखिए दीन ए इलाही की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना किसने किया, अकबर ने किया। ठीक है, और ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। तो इसको याद करने का तरीका होता है दोस्तों, ह्वेन-त्सांग यानी इसमें ह स्थित है, तो हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन के समय कौन आया था, आपका ह्वेन-त्सांग आया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न को, और 18 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। देखिए तो इसमें दोस्तों बाबर को कलंदर के रूप में जाना जाता है, और बाबर को कलंदर इसलिए कहा जाता है इसकी लोकप्रियता को देख करके। लोकप्रियता, इसकी इतनी लोकप्रियता थी दोस्तों कि इसको कलंदर की उपाधि दी गई। किसको, बाबर की। फिर देखो बंगाल के विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जब विभाजन हो रहा था दोस्तों, तो उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे वहाँ के गवर्नर जनरल थे। कौन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 को जो है कि बंगाल विभाजन हुआ था। और लोगों ने इसमें जो है कि इसका विरोध किए, बंगाल विभाजन का लोगों ने विरोध किया। आपस में जो है कि एक दूसरे को राखी बांधा, इस समय रक्षाबंधन भी मनाया गया। और एक दूसरे का लोगों ने इसके चढ़ बढ़ करके इसका क्या किया, लॉर्ड कर्जन का विरोध किया कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, हम लोग सभी क्या हैं, एक हैं। ठीक है, अब 20 वाला देखते हैं, 20 नंबर के प्रश्न को। कुंवर सिंह का किस राज्य से जमींदार थे। ठीक है, तो कुंवर जो सिंह थे दोस्तों जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, और ये क्या किए थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के जिम्मेदार थे और बिहार का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। अब आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी हम लोगों को सभी प्रश्नों को टच करना है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट जो है उसी को हम लोग बस डिस्कस करेंगे। जैसे प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो कन्याकुमारी है इस तरह जो है कि कहीं आपका तमिलनाडु की तरफ जो है कि कन्याकुमारी स्थित है दोस्तों। और कर्क रेखा हम लोग जानते हैं भारत के बीचों बीच जाती है और जो भूमध्य रेखा है भारत से जो है कि टच नहीं करती है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो भूमध्य रेखा से अगर देखा जाए कन्याकुमारी मान लो यहाँ पे स्थित हो तो भूमध्य रेखा से किधर हो, उत्तर की तरफ होता है। और ये कर्क रेखा है तो कर्क रेखा से ये किधर होगी, उत्तर की तरफ। तो कर्क रेखा से उत्तर में, भूमध्य रेखा से दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा से दक्षिण में गलत हो जाएगा। मकर रेखा के दक्षिण में गलत, भूमध्य रेखा के उत्तर में गलत, कर्क रेखा के उत्तर में जो है कि दोस्तों कन्याकुमारी हमारा स्थित है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न जो है कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप जरूर अगर पेपर देते होंगे तो आपको पता होगा कौन कौन प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई। तो अगर उच्चतम वर्षा की बात की जाए तो दोस्तों मासिनराम मेघालय में जो है कि सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो 22 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 22 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलते हैं अगला 23 वाले प्रश्न को। अब देखें दोस्तों, जो स्टील क्षेत्र है भिलाई, भिलाई में जो कारखाना खोला गया दोस्तों, ये भिलाई जो है कि कहाँ से संबंधित है। तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कहाँ से, छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ दोस्तों ये जो पहला इस्पात कारखाना है, भारत का पहला इस्पात कारखाना है और इसको 1955 में स्थापित किया गया था। कब, 1955 में सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा क्या किया गया था, इसको स्थापना किया गया था। और ये कहाँ की स्थापना किया गया था, भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रहेगा। अब अगला चलते हैं 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। जो 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है पुच्छल तारा की पूछ जो होती है, ठीक है, पुच्छल तारा की पूछ की दिशा जो होती है वो सदैव किधर होती है। देखिए ये पुच्छल जो तारा होते हैं वो धूल के, गैस के और बर्फ के क्या होते हैं, मिले हुए पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब जो भी ये वायुमंडल में आते हैं दोस्तों, तो सूर्य से जब ये टकरा, मतलब सूर्य से दूर होते हैं, ठीक है, और सूर्य से दूर होते हैं तो इनकी जो पूछ होती है दोस्तों वो सूर्य से हमेशा दूर की तरफ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और रगड़ खा करके जो वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में रगड़ खा करके ये जलने लगते हैं। अब 26 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। तो ग्रोबेन जो है दोस्तों वो भ्रंश से संबंधित है। अगर 27 बात करें, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक है। उष्ण कटिबंधर मरुस्थल नहीं है, यानी क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध वाला होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। तो ये जो है कि दोस्तों आपका गोबी मरुस्थल है, ये शीतोष्ण पाया जाता है। बाकी आटाकामी, अरबिया और कालाहारी ये उष्ण कटिबंधीय आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और 28 नंबर को देखते हैं। तापक्रम विलोमिता का अर्थ है। तो देखिए तापक्रम विलोमिता का अगर अर्थ बात किया जाए दोस्तों, तो जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे, जैसे अगर पृथ्वी से अगर जितना ऊंचाई पर आप जाते रहेंगे, ऊपर जाएंगे, तो ऊंचाई के साथ जो तापमान है वो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में नापिए, वो क्या किया, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और तब इसकी जो अगर विलोमता कहा जाए तो अगर ऊपर जाते जाते अगर बढ़ जाए टेम्परेचर, तो इसी को कहेंगे क्या, उसकी विलोमता। यानी बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान गलत, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान गलत, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, यानी ऊंचाई के साथ तापक्रम को घटना चाहिए लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी इसकी विलोमिता के यही दर्शा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 29 का दोस्तों। शिवकिला जो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है वो कहाँ स्थित है। तो शिवकिला स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में दोस्तों आपका नीति, माना और लिपुलेखा जो है कि स्थित है कहाँ, उत्तराखंड में। और सिक्किम में दोस्तों कौन सा है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपका कौन सा है, बुर्जिला, जोजिला, ये सब कहाँ स्थित है, जम्मू एवं कश्मीर में। फिर उसके बाद बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न में, वह कौन सा देश जो 6 यानी सार्क का सदस्य नहीं है। तो अगर सार्क के सदस्य की बात किया जाए दोस्तों, तो मैं छोटा छोटा में बस लिखूंगा, अफगानिस्तान है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद भूटान है, ठीक है, भूटान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद दोस्तों भारत भी है यानी इंडिया, और उसके बाद मालदीव और आपका पाकिस्तान और श्रीलंका। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सार्क के कितने सदस्य हो जाते हैं, 8 सदस्य हो जाते हैं। तो देखिए भूटान भी स्थित है, नेपाल भी है,
जापान भी, देखिए जापान इसमें दिखा आपको, कहीं नहीं दिखा, बांग्लादेश है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जापान जो है सार्क का सदस्य नहीं है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो जितने भारत की नेबरिंग कंट्री हैं लगभग वही सारे सार्क के सदस्य हैं। तो जापान जो है कि भारत का नेबरिंग कंट्री नहीं है, तो ये जो है कि इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। 31, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, तो अगर लोकसभा की बात किया जाए तो दोस्तों लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। अब आगे चलते हैं। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, तो अगर भाग 1 की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र है। इसमें क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। और भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है। और भाग 4 में डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और मौलिक अधिकारों की अगर बात किया जाए दोस्तों तो मौलिक अधिकार जो हमारे शामिल हैं वो क्या है? भाग 3 में। ठीक है, 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक दोस्तों हमारे भाग 3 में जो है कि क्या स्थित है? मौलिक अधिकार। ठीक है, और 36 से 51 जो है दोस्तों वो डीपीएसपी है। अब चलते हैं 33 वाले में। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं दोस्तों। यही जो मैं कराने वाला था, ये जितनी आप अगर वीडियो देख रहे हैं सारे प्रश्न मैं अपने डिजिटल बोर्ड पे करवाने वाला था, बट दोस्तों लाइट वगैरह की प्रॉब्लम से ये जो है कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल रहा। तो जल्दी जो है कि इस तरह के जो है कि अगर आप लोग का रिस्पांस सही रहता है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इस तरह का अगर आपका रिस्पांस सही रहता है तो इस तरह के जो है कि और हम लोग प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लाएंगे। 120 प्रश्नों का सेट भी लेके आएंगे, तो आप जो है कि इस तरह बने रहिए। 120 प्रश्नों के सेट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बस देखना है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जब प्रश्न आए तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे क्लिक करें, और समय रहेगा दोस्तों तो हम लोग डिस्क्रिप्शन टाइप भी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे मेन पॉइंट है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न टच करना। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो देखिए दोस्तों, अगर जनसंख्या है और नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, तो ये दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगर राज्य सूची के बारे में बात किया जाए तो जैसे पुलिस हो गया, और जो राज्य से संबंधित होते हैं जैसे टैक्स हो गए, जैसे सीमा शुल्क हो गया, और बात किया जाए इसका दारू वगैरह की, तो ये किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। और संघ सूची में दोस्तों जैसे नागरिकता हो गया, और बाकी सब जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में भी आते हैं। तो संघ सूची में जो केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं वो सारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अगर विदेश नीति से बात किया जाए दोस्तों, ये तो 35 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व से ही सारे यहाँ पे आपसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए दोस्तों 48 से, तो ये अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन से, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। और 49 जो है दोस्तों ये संबंधित है आपका राष्ट्रीय जो संपत्तियां हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का सुरक्षा करने से संबंधित है। कौन? 49। ठीक है, और 50 जो है वो संघ जो क्या करता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 50 है। अगर 51 के बाद में बात किया जाए तो ये विदेश नीति से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 36 नंबर प्रश्न में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। ठीक है, बुनियादी ढांचा था दोस्तों वो केशवानंद भारती बनाम जो कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और केशवानंद भारती का जो एक जो केस है उससे जो है कि भारतीय संविधान को बुनियादी जो ढांचा प्रदान हुआ। तो इसका जो आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अगर 37 की बात किया जाए तो दोस्तों 213 जो है वो क्या करता है कि यह अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 213। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी से अगर दोस्तों अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और अगला ये वाला जो 38 नंबर प्रश्न है इसको देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कि इसका निर्वाचन जो होता है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं किसमें, उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, तो उप राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस समय संसद के दोनों सदनों के सभी जो सदस्य होते हैं दोस्तों उसमें उपस्थित होते हैं, न कि निर्वाचित सदस्य, यानी सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अब देखो 39, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए टोकरी बनाना दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से है, कुम्हार भी प्राथमिक क्षेत्र से है, माली भी, लेकिन जो पुजारी है दोस्तों वो प्रारंभिक यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुजारी। अब अगला चलते हैं 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर, अब आधे प्रश्नों तक हम लोग दोस्तों आ गए हैं, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी हम लोग और 40 प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे, और जैसा ही आप लोग का रिस्पांस सही रहता है हम लोग 120 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है। देखिए दोस्तों, जब देश के बीच में एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होता है तो वो कहलाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी। अब आगे चलते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी सबसे सही व्याख्या है। रोजगार के अवसर की कमी की जो अगर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जाए दोस्तों तो क्या है, देखिए श्रमिक जितना कार्य करने में सक्षम है उससे कम कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है कि 41 का अगर बात की जाए तो इसमें जो होगा आप लोगों के लिए एक बार फिर से दोस्तों 41 का देखते हैं। 41 में जो कि आपके आंसर सही क्या मिलने वाले हैं, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 41 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें क्या होगा, श्रमिक जितना कार्य करने में सक्षम है उससे कम कार्य कर रहे हैं, और यही जो है कि अवसर लोग कमी हो रही है इसी से रोजगार के अवसर में, क्योंकि लोग जो है कि काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो है कि अलग जो है कि इसमें आंसर यही सही हो जाएगा 41 का। 42 का देखेंगे। 42 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अधिदृष्टि मुद्रा के बारे में सत्य है। तो देखिए जिनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है दोस्तों उसी को अधिदृष्टि मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं हैं। तो ये दोस्तों ई सेवाएं हैं, इंटरनेट की सेवाएं हैं। तो इससे जो है कि आप लोग ई बैंकिंग वगैरह इंटरनेट से करते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न 44, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए अम्लीय वर्षा की तो 44 में अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, नार्वे में। ठीक है, नार्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों वो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। अब 46 का देखेंगे और 46 के प्रश्न को देखेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी हम लोग 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो ये दोस्तों वृक्ष मित्र पुरस्कार जो दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में वो दिया जाता है वृक्ष मित्र। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए 47 नंबर जो प्रश्न है, कृषि पारतंत्रिक में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। अगर तत्वों को बदला जाए दोस्तों एक से दूसरे चक्रण में अगर बदला जाए तो वो कहलाता है दोस्तों जीव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, जीव भू रासायनिक चक्र के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब 48 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं। देखिए जब पादप की विविधता हो, ठीक है, जो पादप की विविधता होती है उसको प्राकृतिक आवास से अगर दूर कर देते हैं तो वो परस्थाने कहलाता है, परस्थाने कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 1 रैंक 1 पेंशन योजना किससे संबंधित है। 49 नंबर के प्रश्न में 1 रैंक 1 पेंशन योजना, तो ये रिटायरमेंट के बाद जवानों को क्या पेंशन की सुविधा देता है। तो ये वही दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन की ये मांग है, और ये जो कि स्कीम है इसको लागू करने के लिए अभी दोस्तों बहुत धरना वगैरह भी हुआ था। तो इसका जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अब देखेंगे आगे। भारत में इस शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों जो डिजिटल योजना की जो शुरुआत की गई वे स्वयं प्रभा के नाम से शुरुआत किया गया। अब देखिए सुपरनोवा क्या है दोस्तों, तो सुपरनोवा एक जो है कि मरणासन तारा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है दोस्तों, तो वो है दोस्तों मिस्र की स्वेज नहर, और ये सबसे व्यस्त मार्ग होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब 53 का देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों दामोदर, और कोसी जो है दोस्तों बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रहेगा। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो अगर आधुनिक ओलंपिक खेल की बात किया जाए दोस्तों तो ये 54 का आंसर हो जाएगा। 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 55 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर है, भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अगर शहरी जनसंख्या वाले राज्य की बात किया जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और अगर पूरे भारत में अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या है तो ये है दोस्तों आपके यूपी में। और दूसरे नंबर की अगर बात की जाए दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है तो ये है आपकी बिहार में। ठीक है, तो ये यूपी बिहार बाई बाई और जनसंख्या में भी आगे पीछे। ठीक है, अमजद अली खां संबंधित है। तो अमजद अली खां जो है सरोदा से संबंधित है, सरोदा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है दोस्तों? सहारा मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में अवस्थित है। अगर थार मरुस्थल पूछा जाए दोस्तों तो थार मरुस्थल राजस्थान के थार इलाके में स्थित है, थार मरुस्थल। और दोस्तों ये थार जो है एशिया में पड़ता है। अगर एशिया अगर महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप में, और ये आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलता है। अब देखेंगे ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ध्यानचंद जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? हॉकी से। तो ये ट्रॉफी जो दी जाती है हॉकी से संबंधित दी जाती है। अगर बुली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, 59 में पूछ रहा है बुली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और बुली किससे संबंधित है? तो बुली शब्द भी दोस्तों हॉकी से ही संबंधित है और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये देखिए अगर भारत का राष्ट्रपति है तो अगर उपराष्ट्रपति होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति को सर्वप्रथम जो है कि अपना त्यागपत्र देता है। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो मुख्य न्यायाधीश को ये क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब 61 देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है? देखिए जो पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पे जब आप आएंगे तो पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहाँ पे इस किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर ऊपर जाते हैं दोस्तों तो जी का मान क्या होता है? घटता है, और नीचे आते हैं तो जी का मान बढ़ता है और भूमध्य रेखा पर आकर के क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इसका जो कि आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब जो कि सारा जो है कि हम लोग इस समय किसको सॉल्व कर रहे हैं? इस समय हम लोग सभी विज्ञान को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अगर इसको दोस्तों अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि p बराबर क्या होता है? m इंटू v। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv²। तो इस m से क्या कर दिया जाए दोस्तों? नीचे एक और m से अगर गुणा कर दे और इसको जो है कि हम लोग क्या बना दें? केवल हम लोग इसको बना दें p। तो 1/2 p² जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका p²/m। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए वे लेंस जो किनारों पे पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं वो कहलाते हैं उत्तल लेंस, और वे लेंस जो किनारों पे क्या मोटे और बीच में क्या पतले होते हैं उसे कहते हैं हम लोग अवतल लेंस। और इससे जो कि दोस्तों उत्तल लेंस जो है इससे 6 स्थितियां बनती हैं क्योंकि अभिसारी लेंस होता है, और ये होता है अपसारी लेंस, और सॉरी अवतल जो लेंस होता है ये होता है अपसारी लेंस। और इससे जो बनते हैं ये इससे हमेशा दोस्तों सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इससे केवल 6वीं स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है। और इससे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं लेकिन छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है वस्तु से। तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव आभासी वस्तु से छोटा। अब देखेंगे 64 नंबर के प्रश्न को। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि देखिए खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है इसके नीचे अभ्रक हम लोग लगाते हैं, और ये अभ्रक जो होते हैं उष्मा का सुचालक होते हैं। उष्मा का सुचालक होते हैं और विद्युत का कुचालक होते हैं। तो उष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक। तो इसका आंसर दोस्तों यही सही हो जाएगा। अब देखते हैं 65 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो अगर विषमांगी मिश्रण की बात किया जाए दोस्तों तो देखिए ये जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील को जो एक मिश्र धातु है, और ये मिश्र धातु जो होती हैं दोस्तों ये समांगी मिश्र धातु होता है। वायु भी दोस्तों समांगी मिश्र धातु है, और पीतल भी दोस्तों
मिश्र धातु है और पीतल को बनाया जाता है तांबा प्लस जिंक मिला करके, ठीक है, तांबा प्लस जिंक मिला के। और आयोडीन युक्त जो नमक होता है दोस्तों ये विषमांगी मिश्रण होता है, इनमें संगठन एक सा नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अब देखेंगे 66 नंबर के प्रश्न को। निम्न में से कौन सा सांद्रण की एक विधि नहीं है। देखिए पेन फ्लोवन विधि जो है ये भी सांद्रण की विधि है, चुंबकीय विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ये सभी क्या है, सभी सांद्रण की विधि है, यानी अलग करने की विधि है, पदार्थों को अलग करने की विधि है, लेकिन निस्तापन जो है अलग करने की विधि नहीं है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं 67 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ये जो है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट में करते रहिए जल्दी से जल्दी। अब देखिए जो HCl है और AgNO3 है, अगर इसकी अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों तो सफ़ेद जो कि अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सफ़ेद अवक्षेप, चांदी के रूप में अवक्षेप जो प्राप्त होता है सफ़ेद। अब देखेंगे इनमें से कौन सा मृत्स्य वर्ग में आता है, तो ये शार्क, कैटफिश, डॉगफिश ये सभी मृत्स्य वर्ग में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखेंगे रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में थक्का बनने से को रोकता है, तो थक्का बनने को रोकता है वो होता है हिपेरिन, ठीक है। ये संपूर्ण रक्त वाहिनियों को थक्का बनने को क्या करता है, रोकता है। अगर थक्का बन जाएगा दोस्तों पूरे वाहिनियों में तो उनका जो है कि संवहन नहीं होगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर को। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक और परंतु पुष्प व बीज नहीं होते हैं, किस समूह में वर्णित किया गया है, तो ये टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक हैं परंतु पुष्प व बीज नहीं होते हैं, उसे टेरिडोफाइट बोला जाता है। और टेरिडोफाइट में दोस्तों पुष्प न बीज होते हैं और इसके पत्ते जो है कि मांसल के रूप में हो जाते हैं, जिस प्रकार आप नागफनी को देख सकते हैं, ठीक है। नागफनी इसका अच्छा उदाहरण है। अब देखिए 72 खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेगा। तो अगर उबले और पीसे हुए आलू के साथ दोस्तों अगर रोटी का एक टुकड़ा मिला दिया जाए तो ये क्या करते हैं, आयोडीन घोल में अगर मिलाया जाए तो ये नीला और काला जो है कि रंग प्रदान करेंगे, नीला और काला। और ये कौन होंगे, उबले हुए पीसे आलू और रोटी और ब्रेड, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है कि इसमें सही हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर सही हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। इसका दोस्तों जब क्लास खत्म होगा तो मैं इसका 80 प्रश्नों का PDF जो है कि आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और ये आप अपने से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका आंसर शीट भी जो है कि मैं दोस्तों नीचे लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए जैविक मृदा प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तो जैविक मृदा प्रदूषण जो होता है 73 की अगर बात किया जाए तो 73 जैविक मृदा प्रदूषण दोस्तों जीव जंतु द्वारा होता है, ठीक है। अगर एंजाइम की बात किया जाए तो एंजाइम रासायनिक रूप में होते हैं, तो एंजाइम रासायनिक रूप में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसको रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है। देखिए रुधिर संवहन में कोशिकाओं में ही वो प्रारंभ होता है और कोशिकाओं में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे लसिका संवहन कहा जाता है, ठीक है, लसिका। अब देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है दोस्तों। अगर ये देखिए बिहार है और बिहार का ही हम लोग को क्या करना है, पेपर देना। तो बिहार से संबंधित जितने प्रश्न हैं सभी को आप याद कर लीजिए कि सबसे सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किशनगंज में होती है, ये आप याद रखेंगे। अब पूरे अगर भारत में बात की जाए तो मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखेंगे 77 नंबर प्रश्न को। बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जिसने नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। तो देखिए ये जो आप याद करेंगे तो ये सबसे बेस्ट प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आने के भी चांसेस हैं। BPSC में कई बार जो है कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है कि बख्तियार खिलजी जो है दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, नष्ट किया था। अब आगे चलेंगे और 78 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और बहुत ही कम प्रश्न ही बचे हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो देखिए दोस्तों भोजपुरी को नहीं सम्मिलित किया गया। 8वीं सूची में आपकी जो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को एक साथ शामिल किया गया। तो मैथिली जो है दोस्तों इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैथिली। अभी भोजपुरी को भी शामिल करने की बात चल रही है दोस्तों कि भाषाओं में इसको शामिल किया जाए, ठीक है। अब शेर शाह सूरी का मकबरा किस नगर में स्थित है। अगर 79 की बात किया जाए दोस्तों तो 79 जो है इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है, ठीक।
अब आज का दोस्तों सबसे लास्ट प्रश्न है। अगर आप लास्ट प्रश्न तक बने तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कि वीडियोज़ को एक बार अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए। और धन्यवाद कि आप जो है कि लास्ट तक वीडियो को देखा। अब प्रथम बौद्ध संगीति की बात किया जाए दोस्तों, तो मैं सबसे पहले जो है कि आपको इसका ट्रिक बताया था रावय पाकू, रावय पाकू। और रा से हो जाएगा राजगिरी, वै से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, कू से हो जाएगा दोस्तों कुंडलवन। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात की जाए तो ये राजगिरी में दोस्तों स्थापना हुआ था। अगर दूसरी की बात किया जाए तो वैशाली, तीसरा का बात किया जाए तो पाटलिपुत्र, और चौथा का बात किया जाए तो ये कुंडलवन। तो इस तरह जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि दोस्तों ये 80 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों 80 प्रश्न जो है कि आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साबित होंगे तो प्लीज़ जो है कि एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह के प्रश्नों को और जो है कि हम लोग दोस्तों शामिल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।